इसके बाद है इसमें हॉब्स के समझौते के सिद्धांत की आलोचना। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के द्वारा निरंकुश राजतंत्र को उचित ठहराने का प्रयास किया था और वर्तमान में ना तो राजतंत्र ज़्यादा देशों में रह गया है और निरंकुश राजतंत्र तो बीते युग की कहानी हो गई है। वर्तमान में ज़्यादातर देशों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही है। तो विचारक जो है, राजनीतिक विचारक, इसका विरोध करते हैं। अब इसकी जो आलोचना में उन्होंने कहा है वो सारी बातें आ जाएंगी। फर्स्ट इसमें आ जाएगा समझौते के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। कि हॉब्स का ये जो समझौता था, सामाजिक समझौता, जिसके अंतर्गत राज्य नाम की संस्था का निर्माण हुआ, इसमें दूसरा पक्ष तो था ही नहीं। समझौता हमेशा दो पक्षों में होता है, शासक और शासित। यहाँ दो पक्ष हैं। शासित सारे एक ही पक्ष है। यहाँ सबने एक दूसरे को शर्तों में बांधा कि हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को देते हैं। वो व्यक्ति या वो व्यक्तियों का जो समूह था वो शासक था और बाकी सब शासित थे। तो समझौते में केवल शासित थे, शासक समझौते में कहीं था ही नहीं। तो समझौते में एक पक्ष था, दूसरा पक्ष ही गायब था। तो ऐसे में सही मायने में हम इसको समझौता ही नहीं कह सकते। सेकंड है इसमें मानवीय स्वभाव संबंधी गलत विचार। क्या माना हॉब्स ने कि जो मनुष्य था उसका स्वभाव कैसा था? वो सोशल नहीं था, असामाजिक था, निर्दयी था, स्वार्थी था, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देता था, गंदा और घृणित जीवन व्यतीत करता था, हमेशा दूसरों को मारने और लूटने खसोटने में लगा रहता था। क्या मनुष्य ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हर एक में अच्छाई और बुराई दोनों है। अनुपात किसी में अच्छाई ज़्यादा है, किसी में बुराई ज़्यादा है। लेकिन सारे यही तो नहीं है कि मारने में ही लगे रहते हैं, लूटने में ही लगे रहते हैं और बिल्कुल ही स्वार्थी हैं। मनुष्य में दया की भावना भी है, परोपकार की भावना भी है, सहनशीलता की भावना भी है, और भी अनेक भावनाएं हैं अच्छी अच्छी। तो सिर्फ हम ये मान लें कि मनुष्य निर्दयी है, स्वार्थी है, तो वो अपने आप में गलत है। अगर हम ये मान लेते हैं तो इतनी जो संस्थाएं चल रही हैं, खैराती अस्पताल चल रहे हैं और संस्थाएं चल रही हैं जो मानव के कल्याण के लिए राज्य से अलग कार्य कर रही हैं, राज्य से कुछ नहीं ले रही, अपने दम पर वो लोग मानव सेवा कर रहे हैं, तो फिर वो तो किस श्रेणी में आएंगे? और वैसे भी आम जीवन में भी मनुष्य के साथ तो क्या पशुओं के साथ भी इतनी निर्दयता, निवृत्तता। एक जो साधारण मनुष्य हैं, पशुओं के प्रति भी इतना निर्दयी नहीं है। मनुष्य के प्रति इतना निर्दयी होना तो बहुत दूर की बात है। थर्ड है इसमें व्यक्ति समाज से पहले नहीं हो सकता। हॉब्स ने क्या माना कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अकेला था। यह राजनीतिक समाज से पूर्व की स्थिति थी जिसमें सभी अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते थे और दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते थे, जबकि मनुष्य कभी अकेला ही नहीं रहा। और यदि मानव इतिहास को हम देखते हैं तो पहले समाज बना है, राज्यवाद में बना है। ये नहीं कि वो अकेला ही मनुष्य था और एकदम से सब जो अकेले अकेले रहते थे उन्होंने तुरंत राज्य बना लिया। बुद्धि आएगी, चेतना आएगी, पहले तो इकट्ठे रहना शुरू करेंगे, सहयोग की भावना उनमें आएगी, इकट्ठे रहेंगे, तब जाकर राजनीतिक चेतना की बात आती है। तो यहाँ एकदम से समाज से भी पहले राज्य बन गया, जबकि जो ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है उसमें भी और अन्य जो सिद्धांत है, हम इतिहास को देखते हैं तो समझ में आता है कि पहले समाज बना, मनुष्य ने इकट्ठे रहना शुरू किया, समाज में ही राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है इसमें
प्राकृतिक अवस्था के लोग रात भर में ही समझदार नहीं बन सकते। कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें लोग कैसे थे? उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, न्याय अन्याय का ज्ञान नहीं था, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं था, सूझबूझ उसमें थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ था। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाता था। यही बताया ना हॉब्स ने। और रातों रात वो जो बुद्धिहीन प्राणी था, जो कभी तर्क का प्रयोग नहीं करता था, इतना समझदार हो गया। जो इतना स्वार्थी था वो इतना समझदार हो गया कि उसने रातों रात राज्य नाम की संस्था बनाने का निर्णय भी ले लिया और अपने समस्त अधिकार जो थे वो भी संप्रभु को सौंप दिए। यदि तो वो इतना समझदार था तो फिर वो इतना स्वार्थी, इतना निर्दयी, इतना क्रूर नहीं हो सकता। यदि इतना निर्दयी था, इतना स्वार्थी था, दूसरों को मारने में और लूटने में ही लगा रहता था, तो फिर वो रातों रात इतना समझदार नहीं हो सकता कि वो त्यागी महात्मा बन जाए और अपना सब कुछ उस शासक को सौंप दे। नेक्स्ट है इसमें, यह सिद्धांत अनैतिहासिक है। कि जो मानवीय इतिहास है उसमें इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। वो इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता कि जो राज्य नाम की संस्था है समझौते के द्वारा अस्तित्व में आई। इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है कि कभी कोई ऐसा समझौता मनुष्यों के बीच हुआ था। ना इतिहास इस बात की पुष्टि करता है और ना ही एक विवेकशील प्राणी की जो बुद्धि है वो इसको स्वीकार करती है कि ऐसा समझौता हो ही नहीं सकता। ऐसा समझौता हुआ है यदि, तो फिर मनुष्य इतना निर्दयी, इतना क्रूर भी कभी नहीं रहा होगा। कंट्राडिक्टरी बातें होगी ना, विरोधाभास हो गया। एक तरफ तो वो कह रहे कि निर्दयी थे, दूसरों से छीनने में लगे रहते थे, और दूसरी तरफ हॉब्स कह रहा है कि उन्होंने अपना सब कुछ संप्रभु को सौंप दिया। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भयानक है। इस सिद्धांत के द्वारा हॉब्स ने कौन सी शासन प्रणाली अच्छी बताई? निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ होता है पैतृक आधार पर कोई शासक होना, और निरंकुश राजतंत्र, वैसे तो राजतंत्र का अर्थ ही यही है कि राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। राजतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शक्तियों का शासन, माने उसने जो कह दिया वही कानून, उसके आगे नो अपील, नो दलील, कुछ नहीं। एक ही व्यक्ति, वही विधान पालिका है, वही कार्यपालिका है, वही न्यायपालिका है। उसने जो बोला वो आदेश जो का त्यों लागू होगा। और जनता को न्याय चाहिए तो कहाँ जाएगी? राजा के दरबार में। यही राजतंत्र है। और निरंकुश राजतंत्र माने राजा किसी को बिना अपराध बताए भी कोई सजा दे दे। राजा की असीमित शक्तियाँ, जनता को बिल्कुल भी विरोध करने का अधिकार ना होना, शासक का आदेश जैसा भी हो जनता उसको मानने के लिए सिर झुकाए खड़ी रही है, निरंकुश राजतंत्र है। तो ऐसे में फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई? व्यक्ति अपनी सोच से तो कुछ कर ही नहीं सकता। व्यक्ति ने अपनी सोच से, समझ से कुछ किया, राजा को नहीं पसंद, राजा तो सूली में लटका देगा। और उसने जो कह दिया मृत्युदंड, तो वही अंतिम अदालत है। व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कोई कार्य करने की छूट नहीं, क्योंकि अपनी इच्छानुसार कर तो ले व्यक्ति कार्य, पर राजा को पसंद आए ना आए ये किसको पता। पसंद नापसंद भी राजा के मूड पर निर्भर। आज मूड बढ़िया है तो 10 अपराधियों को माफ कर दे, और आज मूड खराब है किसी निरपराध को फांसी पर लटका दे। ये है निरंकुश राजतंत्र। तो ऐसे में जो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन थॉमस हॉब्स ने इसके अंतर्गत किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही भयावह स्थिति है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें लेश मात्र भी सुरक्षित नहीं है ही नहीं। व्यक्ति के पास स्वतंत्रता कुछ करने की, कुछ
सोचने की, अपनी इच्छा से वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राज्य और सरकार में अंतर। हॉब्स ने जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है उसमें उसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं बताया कि ये राज्य अस्तित्व में आया समझौते के द्वारा या सरकार अस्तित्व में आई, और दोनों ही अस्तित्व में आए तो फिर उन दोनों के कार्य अलग अलग क्या थे। राज्य के लिए तो 4 तत्व चाहिए, जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता, और सरकार क्या है, राज्य का मात्र एक तत्व है, और राज्य की इच्छाओं को व्यवहारिक रूप में जो प्रकट किया जाता है वो सरकार के माध्यम से ही किया जाता है। राज्य की शक्तियों का प्रयोग सरकार करती है। तो क्या यहाँ इसमें जो हॉब्स है उसने ये नहीं बताया कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है। इस समझौते के द्वारा जो राज्य अस्तित्व में आया वो किस तरह का था और उसकी सरकार क्या थी, कैसे बनी, इस बारे में इसके ग्रंथ में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक प्रभुसत्ता का कोई वर्णन नहीं है। एक होती है वैधानिक प्रभुसत्ता। वैधानिक माने विधि पर आधारित, कानून पर आधारित, और देश का सर्वोच्च कानून होता है देश का संविधान। उसके माध्यम से किसी को शासन करने की शक्ति मिलना। और एक होती है राजनीतिक प्रभुसत्ता। वैधानिक प्रभुसत्ता तो शासक के पास हो गई, उसका तो हॉब्स ने वर्णन कर दिया कि कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, उसके आदेशों की पालना सभी करेंगे। लेकिन एक जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है, राजनीतिक प्रभुसत्ता क्या है, लोगों की इच्छा, और यही वास्तविक प्रभुसत्ता है। लोग यदि राजा को राजा नहीं मानते तो क्रांति भी कर देंगे या फिर षड्यंत्र करके उसको उखाड़ फेंकेंगे, चाहे उसकी हत्या करें, चाहे कैसे उसको जहर दे, कैसे भी करें, वह गोली मारे चाहे जहर दे, हत्या वो कर सकते हैं। पब्लिक बहुत सारी होती है, राजा तो अकेला है। तो ऐसे में जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है, जो जनशक्ति है, जनता की जो शक्ति है, उसको थॉमस हॉब्स ने अनदेखा किया है अपने सिद्धांत में। उसने जनता की शक्ति को माना ही नहीं। और जबकि इतने देशों में क्रांतियां हुई हैं, इसी राजनीतिक प्रभुसत्ता के कारण तो हुई हैं, जनशक्ति के कारण हुई हैं। जनता नहीं शासक को पसंद करती थी तभी क्रांतियां हुई ना। जनता राजनीतिक प्रणाली को स्वीकार नहीं कर रही थी तभी क्रांतियां हुई। तो ये क्रांतियां जनता ने की हैं, शासक ने थोड़े ही की हैं। शासक के पास तो वैधानिक प्रभुसत्ता है, लेकिन राजनीतिक प्रभुसत्ता हमेशा से ही वैधानिक प्रभुसत्ता से बड़ी होती है। वैधानिक प्रभुसत्ता ने कोई कानून बनाया, कोई आदेश दिया, और राजनीतिक प्रभुसत्ता एकजुट हो जाए उसके विरोध के लिए, तो वैधानिक प्रभुसत्ता के पास कोई रास्ता नहीं रहता। उसको आदेश वापस लेना पड़ेगा या जनता की इच्छा के अनुरूप परिवर्तन करना पड़ेगा। देख रहे हो ना, दिल्ली चारों ओर से घेर रखी है किसानों ने। ये राजनीतिक प्रभुसत्ता है, जनशक्ति है। समस्त जनता ना सही, जनता में से कुछ लोग भी जब पहुंच जाते हैं तो शासक के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे आंदोलन को संभालने में और समाप्त करने में, क्योंकि वो जो आंदोलन के मूड में गए हैं उनकी अपनी मांगे हैं और वो उनसे टच से मस होना नहीं चाहते। तो राजनीतिक प्रभुसत्ता हमेशा से ही जो लोगों की इच्छा है, यही वास्तविक प्रभुसत्ता लोकतंत्र में होती है, और जिसका वर्णन थॉमस हॉब्स ने कहीं भी नहीं किया। इसके बाद इसका निष्कर्ष दे देना कि थॉमस हॉब्स ने ये जो निरंकुश राजतंत्र का सिद्धांत दिया, वर्तमान में तो ये मानने योग्य नहीं है, लेकिन उस समय क्या स्थिति थी, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रभावी था कि जो लोग थे राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और ये मानते थे कि जो राज्य है वो ईश्वर ने बनाया है। तो हॉब्स पहला विचारक था जिसने ये कहा कि राज्य जो है वो दैवीय संस्था नहीं है, मानवीय संस्था है, मनुष्यों ने बनाई है
और अपने हितों की रक्षा के लिए बनाई है, अपने जीवन की रक्षा के लिए बनाई है। सबसे पहले हॉब्स ने ही इस संस्था को, राज्य नाम की संस्था को मानवीय संस्था बताया। और जिस समय यह सिद्धांत दिया गया उस समय राजतंत्रीय शासन प्रणाली ही थी, लोकतंत्र की तो थोड़ी बहुत शुरुआत हो रही थी। तो ऐसे में उस समय यदि थॉमस हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की बात की थी तो उस समय ऐसी कोई ये विशेष बहुत भयानक बात नहीं थी जितनी आज प्रतीत हो रही है, क्योंकि आज निरंकुश राजतंत्र को किसी भी देश में सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय यह कॉन्सेप्ट भी ठीक था।